हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में सीआरपीसी का ओवरव्यू लेने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कैसे चलता है और हमें सीआरपीसी कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लॉ को समझते हैं। लॉ दो तरह के होते हैं, एक सब्सटेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ वो लॉ है जो राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन करते हैं। वहीं प्रोसीजरल लॉ, जब हमारा सब्सटेंटिव लॉ राइट कोई इन्फ्रिंज हो जाता है या वायलेट होता है, तो वहाँ पे हमें जो रेमेडी चाहिए होता है, उस रेमेडी को लेने का तरीका ये प्रोसीजरल लॉ में दिया गया होता है। सब्सटेंटिव लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं आईपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट। वहीं प्रोसीजरल लॉ के कुछ एग्जांपल्स हैं सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस। तो चलिए सीआरपीसी को स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शन हैं, जो कि 37 चैप्टर में बटे हुए हैं, और 2 स्केड्यूल हैं सीआरपीसी के। स्केड्यूल 1 में 5 कॉलम हैं। पहला कॉलम सेक्शन को बताता है, दूसरा कॉलम उस सेक्शन से रिलेटेड ऑफेंस को बताता है, तीसरा कॉलम हमें ये बताता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल, चौथा ऑफेंस ये बताता है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल, और पांचवा कॉलम हमें बताता है कि वो ऑफेंस का ट्रायल किस कोर्ट के द्वारा होगा। वहीं स्केड्यूल 2 में कुछ फॉर्म्स दिए गए हैं, जैसे कि बेल का फॉर्म, वारंट का फॉर्म, जिस तरह के भी फॉर्म जितने भी हुए, सारे फॉर्म को स्केड्यूल 2 में प्रोवाइड किया गया है। जैसे ही कोई क्राइम या ऑफेंस होता है, सीआरपीसी का रोल पिक्चर में आ जाता है। ऑफेंस होने के साथ हमारे पास रेमेडी लेने के लिए हम देखते हैं, तो वो तरीका जो है सीआरपीसी में है। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है, या तो हम पुलिस के पास जाते हैं या तो हम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सीआरपीसी में सेक्शन 154 में एफआईआर को बताया गया है, जो तब दर्ज होता है जब हमारा साथ कोई ऑफेंस ऐसा हुआ है जो कि कॉग्निजेबल है। वहीं अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है। कॉग्निजेबल केस में अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो हमारे पास ये प्रावधान है कि हम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटन एक लेटर के साथ, यानी कंप्लेंट जो है, बाय पोस्ट भेज सकते हैं। वहीं बात करें कोर्ट की, तो हम कंप्लेंट केस कर सकते हैं सेक्शन 200 में। और अगर एफआईआर का केस है, यानी कि कॉग्निजेबल केस है, जहां पे हमें अगर किसी तरह का रेमेडी नहीं मिला, जैसे एफआईआर नहीं दर्ज हुआ, और या फिर उसके बाद हमने एसपी के पास भी दिया, वहां भी हमारा आवेदन नहीं लिया गया, तो हम 156(3) का एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोर्ट में दे सकते हैं, और कोर्ट इस एप्लीकेशन को एज ए कंप्लेंट ट्रीट कर सकती है, या फिर पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे सकती है कि वो एफआईआर को दर्ज करें। तो जब हम पुलिस के पास एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो वहाँ पे पुलिस का जो नया रोल होता है या दूसरा रोल होता है, वो है इन्वेस्टिगेशन का। रिपोर्ट के बाद सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। हमारे पास ये जानना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन जो है ये पुलिस का काम है, वहीं पे कोर्ट का काम है इंक्वायरी और ट्रायल का। इंक्वायरी और ट्रायल पुलिस के द्वारा नहीं होता है, और वहीं पे कोर्ट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। कोर्ट हमेशा इंक्वायरी या ट्रायल करेगी। इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर में पुलिस अलग अलग रोल कर सकती है, जो है स्टेटमेंट्स लेना, रिमांड के लिए जा सकती है, स्पॉट पे जाना, एविडेंस कलेक्ट करना। मेन इन्वेस्टिगेशन चैप्टर का पूरी एम होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंस का। तो ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस में अलग अलग चीज़ प्रोवाइड किया गया है। इन्वेस्टिगेशन चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हम कुछ चैप्टर को पढ़ते हैं जो कि इससे सटे हुए हैं, यानी कि इस चैप्टर के साथ ही चलते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही अरेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, अरेस्ट हुआ तो बेल की बात आ सकती है। उसी के साथ साथ हम समन्स, वारंट्स, प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट, सर्च एंड सीजर को भी देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा जो है चार्जशीट जैसे ही फाइल होता है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का कंप्लीशन चार्जशीट का फाइलिंग से डिपेंड करता है। जैसे ही वो फाइल हुआ, हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है। जब चार्जशीट फाइल हो जाता है, तो इसके बाद वो कोर्ट के ऊपर है कि अब वो कॉग्निजेंस लें या नहीं लें। कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट बाउंड नहीं है, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। कॉग्निजेंस लेने के समय कोर्ट को लिमिटेशन का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जुरिस्डिक्शन के बारे में भी देखना होता है कि वो जुरिस्डिक्शन में आते हैं या नहीं। तो इसीलिए कॉग्निजेंस को पढ़ने के साथ साथ हम लोग लिमिटेशन और जुरिस्डिक्शन को भी पढ़ लेते हैं। ये थी पुलिस केस की बात। इसी तरह अगर कंप्लेंट केस आया है, तो वहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। अगर लगता है कि हाँ केस बन रहा है, तो वहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जाता है। अगर लगता है कि केस नहीं बन रहा है, तो कंप्लेंट को डिसमिस किया जाता है। तो ये था कॉग्निजेंस तक का। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, कॉग्निजेंस जब हो जाता है तो उसके बाद प्रोसीडिंग का कमेंसमेंट होता है। कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग में क्या है कि प्रोसेस इशू होगा। प्रोसेस इशू का मतलब होता है समन्स इशू करना या वारंट इशू करना,
केस पे डिपेंड करता है कि कौन सा केस में समन्स इशू होगा, कौन सा केस में वारंट इशू करेंगे। उसी तरह फिर और चीज़ देखते हैं सप्लाई ऑफ कॉपीज़ के बारे में कि एक्यूज्ड को क्या क्या कॉपीज सप्लाई किया जाएगा। साथ ही हम लोग कम्यूटल का प्रोविज़न को भी देखते हैं। ये है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग का पूरा चैप्टर। इसके बाद चार्ज फ्रेमिंग का स्टेज आता है। चार्ज फ्रेमिंग एक स्टेज है जिसके बाद से ट्रायल कमेंस हो जाता है, एक्चुअल ट्रायल। चार्ज फ्रेमिंग से पहले का जो भी होता है वो इंक्वायरी की तरह रहता है, यानी इंक्वायरी होता है। चार्ज फ्रेमिंग जैसे ही हो जाता है उसके बाद दो ऑप्शन है। एक्यूज्ड को चार्ज सुनाया जाता है। चार्ज एक्चुअली में है कि एक्यूज्ड को नोटिस मिले कि आखिर उसके खिलाफ क्या क्या एलिगेशन है, पता चले उसको। तो जब चार्ज उसको सुनाया जाएगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो चार्ज को मान ले यानी कि प्लीड गिल्टी कर ले, अपना दोष मान ले, या फिर वो ट्रायल को क्लेम करे। अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेता है तो कोर्ट वहाँ पे उसे कन्विक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रायल चला सकते हैं, ये डिस्क्रिशनरी है। वहीं पे अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता है तो फिर ट्रायल कमेंस हो जाएगा, यानी कि एविडेंस लिया जाएगा प्रोसिक्यूशन का, फिर डिफेंस का, बीच में 313 होगा, ये सब प्रोसेस चलता है। ट्रायल हमारा 4 तरह का है, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, समरी ट्रायल और समन्स ट्रायल। ये जो सीक्वेंस है या ऑर्डर है, ये ट्रायल को जो बांटा गया है ये ऑफेंस का ग्रेविटी के हिसाब से बांटा गया है। सबसे ज़्यादा ग्रेवर जो ऑफेंस होंगे वो सेशंस ट्रायल के लिए हैं, उससे लेस जो होगा वो वारंट ट्रायल में जाएंगे, उससे लेस होगा वो समन्स, और उससे जो सबसे लेस होंगे वो समरी ट्रायल होंगे। वारंट ट्रायल हमारे यहाँ 2 तरह के हैं सीआरपीसी में, एक है वारंट ट्रायल ऑन पुलिस रिपोर्ट और दूसरा वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट। यहीं पे जब हम ट्रायल पढ़ते हैं तो इसके साथ हमें एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होगा उस चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं, जो कि 272 से 299 तक है। और साथ ही हम जनरल प्रोविजन ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल पढ़ते हैं, जो कि 300 से 327 है। इससे हमें ट्रायल को समझने में आसानी होती है। अब ये पूरी जब ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एविडेंस हो गया, सारा डिफेंस का एविडेंस हो गया, प्रोसिक्यूशन का हो गया, उसके क्लोजिंग आर्गूमेंट हो जाता है, सारा कंप्लीशन होने के बाद जजमेंट आता है। ये जजमेंट जैसे ही आया और आपका जो है क्रिमिनल प्रोसीजर का एक प्रोसीजर लगभग ख़त्म हो जाता है, जो ट्रायल है पूरा कंप्लीट हो जाता है, कंक्लूड कर जाता है ट्रायल। इस जजमेंट के बाद आपके पास, अगर आप जजमेंट से एग्रीव्ड हैं तो आप अपील, रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस ये सब पढ़ेंगे। हालांकि सीआरपीसी में हमारे पास रिव्यू का प्रोविज़न नहीं है, अपील, रेफरेंस और रिवीजन है। और इतना चीज़ पढ़ लेने के बाद आपका सीआरपीसी लगभग कंप्लीट हो जाता है। आप किसी भी चीज़ के लिए सफाइस कर जाएगा आपका। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे इसी चैनल पे आपको लॉ और जीएस के वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।